جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इनका जलसा इसके आपके सामने मैं रखता हूँ कि ये जलसा फ्लॉप हुआ है, कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है। ये बहस तो मैं सबूतों के जरिए आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे कह दूंगा फ्लॉप हो गया या कामयाब हो गया तो ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं आपको एक एक चीज आपके सामने रखूंगा, ठीक है। ये चीज हो गई। लेकिन सबसे पहले जब मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह है नवाज शरीफ साहब, जो लंदन में बैठ के जिन्होंने तकरीर की है तकरीबन 1 घंटा, पहले उसकी तकरीर के ऊपर आते हैं, उसके बाद मैं जलसे की कामयाबी या नाकामी के ऊपर आपको सबूत पेश करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह कौन कौन कैसे हुकूमत के अंदर और अपोजिशन में एक्सपोज हो रहा है। मैं मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह करूंगा। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ ने खुदकुशी खुद ही कर ली है। उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। नवाज शरीफ आलमी एस्टेब्लिशमेंट इसराइल रा के हाथों अब ये वाजे हो गया कि खेलना शुरू हो गए। साबका हमारी वीडियोस इस चीज की गवाही देती हैं कि मैंने सबूतों के जरिए बताया था कि किस तरह नवाज शरीफ ने कश्तियां जला दी हैं, इंडियन मिलिट्री अताशियों से मुलाकातें हो रही हैं, इसराइल की एम्ब्रेला लेके किस तरह उनके ऑफिशियल से मिला जा रहा है। और बिलाखिर ये मेरी बातें रात की तकरीर के बाद वाजे हो गई हैं और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आलमी साजिश जो बहुत अरसे से चल रही थी। पहले उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अल्ताफ हुसैन को इस्तेमाल किया, पाकिस्तानी इदारों ने, हुकूमत ने। आज मैं कुछ सच्ची और कड़वी बातें भी करूंगा, मैं दिल से बातें करूंगा। आपने तस्सुब की ऐनक उतार के ना ये बातें सुननी है, उसके बाद आपने कमेंट करना है, फैसला आपका है। देखिए अल्ताफ हुसैन किस स्टेज तक गया और अल्ताफ हुसैन को बनाने वाले भी उसके जिम्मेदार हैं। मेरी बातें आज आपने सुननी है। फिर जब अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान मुखालिफ हो गया, इदारों के ऊपर, फौज के ऊपर शुरू कर दिया, अल्ताफ हुसैन की जिस तरह छुट्टी करवाई गई, आज इंडिया के पांव पड़ा है और हिंदू मजहब तक कबूल कर चुका है। नवाज शरीफ उससे भी 4 कदम आगे। अल्ताफ हुसैन तो बाहर कुछ उसने को 5-7 साल निकाल लिए थे ना, ये तो 1 महीना नहीं निकाल पा रहा, तो ये उससे भी बढ़ चुका है। और पाक फौज के ऊपर डायरेक्ट आर्मी चीफ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, वफाक की भी अलामत है, जो हमारे सर का ताज हैं, हमारी पाक अफवाज जो बॉर्डर्स पर शहादतें देते हैं, हमारे ISI वो इदारा जो मुसलसल टॉप पे जा रहा है, वो इदारा जो दुश्मनों की आंखों में खटकता है, वो इदारा जिसने रूस को यहां अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ देखने नहीं दिया और पाश पाश कर दिया, जिसने अमेरिका को नहीं देखने दिया वहां अफगानिस्तान में पाश पाश कर दिया, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म करवाई, जिसने इंडिया की इस खित्ते से छुट्टी करवाई, उसके चीफ का नाम लेके, जनरल फैज हमीद का नाम लेके, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इल्जाम लेके घटिया तरीन इल्जामात नवाज शरीफ ने लगाए हैं। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ तमाम रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि जो मुल्क के अंदर महंगाई है, जो मुल्क के अंदर बेरोजगारी है, उस सब की जिम्मेदार बाजवा साहब आप हैं। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार बाजवा साहब आप हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन चोरी करने वाले बाजवा साहब आप हैं। नवाज शरीफ ने कहा इस करप्ट टोले को लाने वाले आप हैं। अदालतों को कहा, साकब निसार को कहा, और उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद के हाथों से ये सारा खेल खेला गया। यानी डायरेक्ट पाकिस्तानी इदारों का नाम लेके दुनिया में बदनाम करना कि पाकिस्तानी इदारे ही कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तानी इदारे ही अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाते हैं, पाकिस्तानी इदारे बड़ी जमातों के मैंडेट चोरी करते हैं, चंद लोग मिलके इस मुल्क पे फैसले मुसल्लत करते हैं, और उससे बढ़ के आलमी एस्टेब्लिशमेंट रा की साजिश कि किसी भी जब मुल्क मजबूत होता है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिफा की अलामत पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान है, इसकी मजबूत फौज है, तमाम मुसलमान इसकी तरफ देख रहे हैं। लेट तो काम हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बलाग के बाद उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी इंशाल्लाह की जाएगी। तो उस फ्रंट फुट का जो मेन प्लेयर है पाकिस्तान, उसकी फौज और आवाम के दरमियान
ये लड़ाई पैदा करवाने की कोशिश की जा रही है, फासले बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पाक अफवाज और हमारे इदारों की और आम आवाम की मोहब्बत आपस में हो चुकी है। तो इसको तोड़ने के लिए आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को मोहरा चुन लिया है। नवाज शरीफ ने कश्तियां जला दी है, रेड लाइन क्रॉस कर दी है। इस तकरीर के बाद भी पाकिस्तान में जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे, मैं उनको ये कहूंगा, फिर आम रूटीन में जैसे कहते कि वो बिरयानी खा खा के, इनके पीछे चल चल के, इनकी अंधी तकलीद कर करके आप बिलाखिर फौज के खिलाफ का मतलब पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। नवाज शरीफ इससे भी 4 गुना आगे जा चुका है और मैं और कड़वी बातें करने लगा हूं। नवाज शरीफ को 3 दफा बार बार वजीर आजम बनवाने में सपोर्ट करने वाले, बार बार लाडला डिक्लेयर करके एनआरओ देने वाले, और नवाज शरीफ को यहां से अब ये कि प्लेटलेट्स गिर के मरने लगा, इसको बाहर बेचने वाले, वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। अब वो बाहर बैठ के पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाक अफवाज को मुंह चढ़ा रहा है और वो कह रहा है किसी की हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा के दिखाए, मैं इनके पोल खोलूंगा। क्योंकि 3 दफा वजीर आजम है, उसके पास कुछ सच कुछ झूठ सारा कुछ करेगा, वो आपके सामने लेके आएगा। अब इदारों को जो बार बार इसको डील देते रहे, एनआरओ देते रहे, अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को देखना होगा कि इस गंद को, इन चंद खानदानों को जिस तरह हमारे ऊपर मुसल्लत किया, बार बार छोड़ा इनको, अब इस गंद को साफ भी आपने ही करना है। आपकी बारी है। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की पाक अफवाज को कोशिश कर रहे हैं, इनको साफ आपने करना है। पाकिस्तानी अवाम देख रही है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो हमेशा आपके ऊपर एतमाद करती है, और जिस लेवल का अब हमारे इदारों पे एतमाद फौज पे कर रही है, इससे बढ़ के पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो इनको अब आपने साफ करना है, क्योंकि ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट का खिलौना बन चुके हैं। और आपने ये भी देखना है, आपने ये भी करना है कि कहीं इसके भाई शहबाज शरीफ को चले वो अच्छा है, या इसके और लोगों को जो वहां बैठ के ख्वाजा आसफ क्या कुछ बाजारी जुबान और गाली गलौज करता रहा, फजलुर रहमान का बेटा वहां पे कैसे हमारे इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर, क्या ये अपनी औलादों को भी इन्होंने झोंक दिया है। मरियम नवाज ने किस तरह जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ा। आप जाए अदालत में अगर हिम्मत है तो। हद हो गई है। अब ना इनके खानदानों के लोगों को, ना इनके सपोर्टरों को, ना इनके करीब तरीन वडेरों और जगीरदारों को, और इन लोगों को, चाहे इनके करीब हैं, भाई हैं, कोई भी, किसी को भी ना एनआरओ मिलेगा, ना हुकूमत में आएंगे। ये सारे अवाम को दिखावा, पीछे सारे मिले हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये है इसकी असल हकायक। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये वही 2 जमातें हैं जो एक दूसरे को गलियों में घसीटने की बातें कर रहे थे, और जलसे में ऐसे ऐसे लतीफे रात देखने को मिले। मैं तो हैरान हूं, मैंने रिपोर्टिंग की, रात भी आपको दिखा रहा था, वहां पे बैठ के ये बिलावल भुट्टो तारीफे कर रहा है मुस्लिम लीग नून की, कि उनके ये प्रोजेक्ट हुए, और मुस्लिम लीग नून वाले पीपल्स पार्टी की तारीफें कर रहे हैं। यानी हमेशा ये लड़ाई करते थे लोगों को दिखाने के लिए, जो इमरान खान कह रहा था। देखिए, इमरान खान को छोड़े, लेकिन आज उसकी बातें सच साबित हो रही हैं। ये एक दूसरे को लड़ने के लिए, दिखाने के लिए, एक दूसरे को अपनी करप्शन बचाने के लिए, खुद लूटने के लिए, बारियां लेने के लिए ये नाम निहाद लड़ाइयां करते थे। और आज जब इनको कहीं से एनआरओ नहीं मिल रहा, तो ये सारे शेरो शक्कर हो गए, एक दूसरे के साथ मिले, गले मिल लगा लिया, एक दूसरे के साथ मिलके एक स्टेज शेयरिंग हो रही है। क्योंकि एक पार्टी तो जलसा कर ही नहीं सकती, लोग कैसे इनके पीछे चले। अब वहां मिलके फजलुर रहमान को डीजल कहने वाले वहां उसको सरबराह बनाई बैठे हैं। तो ये सारे मिल मिला के पाकिस्तान को नोचने वाले आज इकट्ठे हो गए। भाई, मुल्क में महंगाई है, हम इसके खिलाफ है, राज्य के बोलते हैं, मिसमैनेजमेंट है इमरान खान की, इसके लोगों की मिसमैनेजमेंट है। जब तक महंगाई खत्म नहीं होगी, हम इनके खिलाफ, पीटीए के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस महंगाई की वजह से ये सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार है। ये तो 2.5 साल कल आया, आपने 35 साल से बैठे हुए जो इस मुल्क को नोच लिया, इस जुंकों की तरह लांचों से पैसे भर भर के बाहर आपने बेचे, करप्शन की महल्लात बनाए, आपके बेटे अरबों डॉलर्स के जो है मालिक बन गए। तो आप हमें इस बात का तो जवाब दें कि आप जिम्मेदार हैं या ये जिम्मेदार है। तो 95% तो आप जिम्मेदार हैं, ये तो आप लगे हुए हैं। तो अब महंगाई तो है, उसका ये मतलब नहीं है कि अवाम आपकी तरफ दोबारा वोट दे, जिन्होंने लूटा और अपनी करप्शन बचाने के लिए फिर इकट्ठे हो गए एक दूसरे को। और मैं हैरान हूं कि बिलावल भुट्टो साहब वहां तारीफें कर रहे थे, मोहतरमा फातिमा जना जो हमारी मादरे मिल्लत है,
اور وہاں پہ اسی پروگرام کو سجانے والا اسٹیج سیکٹری اسی کو کرنے والا خرم دستگیر صاحب، اس کے والد غلام قادر دستگیر محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. اس کا تب لالٹین نشان تھا اور لالٹین کو کتیا کے گلے میں ڈال کے گجرانوالہ کے انہی بازاروں میں وہ گھما رہے تھے. تو قدرت انتقام لیتی ہے نا، آج انتقام لیا جا رہا ہے. قدرت کا فیصلے انمول ہوتے ہیں. تو یہ دنیا مکافات عمل ہے. آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کہاں تک گھسیٹنے والے آج ملے بیٹھے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ قدرت ایکسپوز کر رہی ہے، عمران خان کے ذریعے ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہمارے ادارے جب ان کو NRO ملے، جب ان کی حکومت آئے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ باجوہ نے کیا، جنرل فیض حمید نے کیا. بھئی اگر آپ جیت جاتے پھر یہ ٹھیک تھے. تو اب اداروں کو فیصلہ کرنا ہوگا. انف از انف. اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے. اور اب آتے ہیں جلسے کے اوپر. دیکھیں جلسہ میں اس لیے کہوں گا فلاب ہے. 11 جماعتیں مل کے ایک اسٹیڈیم نہیں بھر سکی. شام کو میں نے وہاں ویڈیو بنائی، میں نے آپ کو دکھائی کہ آدھے اسٹیڈیم میں کرسی تھوڑا سا زیادہ کر لیں، وہاں کرسیاں لگی، آدھا اسٹیڈیم خالی ہے اور وہ یہ بھر نہیں سکے. 11 جماعتیں اکٹھی ہو کے. وہ تو PTI تھی نا، ایک جماعت ہی کلی بھر لیتی تھی. اور وہاں پہ ایک اسٹیج میں بیٹھے لوگوں کا اور نیچے لوگوں کا فقدان تھا رابطے کا، آپس میں نہ جوش جذبہ تھا. ایک لیڈر تقریر کرتا تھا، لوگ اس کے چلے جاتے تھے. نواز شریف کی تو ویسے اداروں کی وجہ سے لوگ چلے گئے. مریم نواز کی تقریر کے بعد مزید لوگ چلے گئے. بلاول کی تقریر کے بعد ویسے ہی چلے گئے. جب فضل الرحمان آیا تو میکسیمم 20% لوگ صرف اتنے رہ گئے تھے. فوٹیج ہے، صرف اتنے لوگ باقی رہ گئے تھے. تو یہ تو حالات ہے. مل کے یہ کیا انقلاب لائیں گے جو خود اپنی کرپشن بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ تو مکمل فلاب میں کہوں گا، کیونکہ 11 جماعتیں مل کے ایک اسٹیڈیم نہیں بھر سکی. لوگ کیسے ان کے پیچھے؟ خالی گاڑیاں بھر کے راستے میں فضل الرحمان کی اور نون لیگ کے PTI کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. تو خالی گاڑیاں جا رہی تھی، اتنی لمبی 50 کا قافلہ تھا. بس یہی تھا. اور حکومت کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ روکیں گے، ان کو اجازت بھی دی گئی، کہیں بھی نہیں روکا گیا. کھل کے اجازت دی تاکہ ایکسپوز ہوئی. تمام لوگ وہاں پہ گئے، کسی کو نہیں روکا گیا. تمام ان کے قافلے پہنچے اور یہ کل ملا کے لوگ ہیں. فضل الرحمان کی تقریر میں دیکھ لیں کیا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اوپر ڈرون کیمرے سے چینلز کو کہہ رہے تھے نہ دکھائیں، کیونکہ لوگ دور دور ہو کے کھڑے ہوئے تھے، وہ ساری خالی زمین نظر آتی تھی. تو یہ جلسے کے حالات ہے. یہ تحریک مزید بڑھے گی، لیکن ان کو اب روکنا ہوگا، اداروں کو ایکشن لینا ہوگا. دیکھیں اس میں 11 جماعتیں اور ان کے سربراہان بھی نواز شریف کے ساتھ ذمہ دار ہیں. اس کے ساتھ اگر وہ کندھے سے کندھا ملا کے ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں. آپ نے ان سب کو پکڑنا ہوگا. اور نواز شریف کی تقریر آپ نے جو الطاف حسین کی طرح مکمل جو کچھ بیان کیا کرنا ہوگا، نہیں تو یہ مزید بڑھے گا. اب ادارے ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے کس طرح کیسے کوئک ایکشن لیتے ہیں، جو کہ فوری اور کوئک ایکشن لینے کی ابھی ضرورت ہے، نہیں تو نقصان مزید بڑھتا جائے گا. ناظرین اکرام، چاند TV کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر مناسب سمجھے تو چاند TV کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان چاند کو آپ کے اپنے چینل چاند TV سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.